हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक ठाक चल रहा है, आप बताइए क्या हो रहा है? ठीक ठाक है। कह रहे थे हम्म। कि ये जो दलाली है, ठीक है, हम्म। बिचौलिया है, हम्म। एजेंट सिस्टम है, ठीक है, हम्म। या फिर शादियों में अगुआ कह लीजिए, ठीक है, हम्म। ये टॉपिक कैसा है? ठीक है, अब जैसा सोचिए वैसा है। मतलब कि जैसे कि शादियों में तो आज का तो जो अगुआ जो था पहले का शादी में, हम्म। हिंदू सभ्यता में या फिर भारतीय समाज में, कितना दलाली देते थे उसको? नहीं बिल्कुल नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन मान नहीं सम्मान। नहीं, मतलब देते थे, देवे नहीं नहीं करते थे, लेकिन उसको दलाल में फट से शामिल कर दिए। काहे काहे कि गरीब ब्राह्मण है, नहीं 4 लाख दीजिएगा तो जवाब थोड़े नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। नहीं, उचित तो बात यही है ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कह रहे तो हैं फिर वो। काहे दलाल में शामिल कर नहीं दिए? नहीं, हम दलाल में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो काहे नहीं कर रहे हैं? दलाल, एक साथ देखिए, 5 गो दलाली वाला सिस्टम का गिनाए, नहीं नहीं छठा में बड़ा प्रेम से धीरे नहीं से नहीं रख दिए। नहीं तो नहीं, इसको जैसे, दलाली में शामिल नहीं करना कहते हैं तो किसको नहीं कहते हैं? नहीं नहीं, बताते हैं ये बताते जो एंटी ब्राह्मणत्व जो आपके स्कूल में आपको पढ़ाया गया है वो नस नस में घुस गया है। हैं। नहीं 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 ये नहीं, समाजवादी आप पूरी कीड़ा जो बातें, होता है जब वो देखिए, है। आप आधी बातें सुन के एसोसिएशन नहीं जब नहीं, करेंगे। आप बोल दिए तो अब तो बोल दिया, अब हम इसका क्या नहीं नहीं, करें? आप अगर टीवी पे बहस ऐसे ही होती है भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट साहब, जब पूरी बात सुनेंगे ना, ठीक है, पूरी नहीं, बात, टीवी पे बहस ऐसे ही होता है भाई। टीवी वाले हम लोग थोड़े ही ना है वहां तो तो। हम प्रैक्टिस कहाँ करें? टीवी पे जाकर के कोई बुलाता ही नहीं है टीवी पे। आप मिल गए, हम आप पे ही ट्राई करेंगे। वहां क्या है, टीवी पे क्या है साहब, टीवी पे जो है ना, टीवी पे हम्म। मतलब कि सामने वाले को बोलने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, हाँ वहां तो पे। वही तो कोशिश कर रहे थे ना, प्रैक्टिस तो उसी का कर रहे थे। अब भाई टीवी पे तो हमको कोई बुलाता नहीं था, हम कहाँ जैसे कि प्रैक्टिस करें? जैसे कि ये जो विषय जो है, बिना प्रैक्टिस के बढ़िया यूट्यूबर कैसे होंगे हम? देखिए, हाँ बिल्कुल, ये जो विषय है, हम्म। ये जो साहब विषय है, ये विषय बड़ा ही मतलब कि अजीब तरह का है। कि जैसे कि पहले क्या था कि जैसे कि आपको दलाली या फिर हम देखते हैं कि जो मतलब कि दलाली को गंदा कर दिया दलालों ने, ठीक है, दलाली बड़ा रिस्पेक्टेड था, ठीक है, ये फलना बाबू अगर मिलेंगे तो मेरा वो काम करवा देंगे, उसके बाद पैसा हमसे लेंगे, ठीक है, कुछ उसके ऐसा। बाद लेंगे, या मान लीजिए अगर उनको कहीं खर्च करना है तो वो हाँ खर्च हमसे लेकर के जाएंगे भी, तो हाँ जहाँ पे उचित जो अमाउंट है वो हाँ देंगे, और अपना हिस्सा जो है वो उसमें हाँ से हाँ, जो होगा वो अपना लिए कि नहीं लिए वो अपना वो खुद जाने। बिल्कुल। लेकिन अब के दौर में क्या हो गया है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए मेरे यहाँ, जैसे कि मैरिज ब्यूरो, ठीक है, हम्म। मैरिज ब्यूरो का प्रारूप आ गया। और जो हमारे शादी में जो अगुआ थे उनका कम से कम एहसान तो हम ले लेते हैं कि हमारा शादी वो करवाए हैं, ये तो लोकाचार है भाई, ये तो कम या से। शादी करवाए कभी भी, अगर मान लीजिए पटना से गुजरते हुए आपके घर पे हाँ पहुंच गए, हाँ, तो उनको खाना पीना या फिर उनके जो, खाने पीने जो रहने का प्रबंध तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो वो लोकाचार जो है सो भारतीय, वो तो ठीक है, लेकिन अब उसका जो बदला हुआ स्वरूप आया, उसमें कहा गया कि भाई मैरिज, और उसमें जैसे कि पोपट लाल जो जेठा वाला जो है, जेठालाल है, नहीं देखे नहीं हम। वो पोपट लाल का कभी बेचारे का शादी नहीं होता है, और वो मतलब कि वो जो है सो पोपट लाल जो है सो मतलब कि हमेशा इसी बात हमेशा मैरिज ब्यूरो में वो जाके पैसा देता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, लेकिन उस बेचारे का कभी शादी नहीं हो पाता है। तो हम्म। यही ऐसा ही कुछ मामला है मैरिज ब्यूरो का। बहुत कम शादियां वहां से सक्सेसफुल हो पाती हैं या फिर हो भी पाती हैं, और उसके बाद पहले जो रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेज है, और हम्म। इस आर में बहुत सारे लोग मतलब कि उल जलुल काम भी करना शुरू कर चुके हैं उसमें। हम्म। इसका जो अपभ्रंश जो आ गया, जैसे कि, और अगुआ का जो परंपरा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है समाज हम्म। में, अगुआ खत्म ही हो गया। जैसे कि दलाल जो था जमीन का, पहले जो ब्रोकर हुआ करता था, जो सही मायनों में जो 2% लेता था, अपना काम करवाता था। और इवन आपको अगर मिथिला या फिर इस साइड का अगर कहानी अगर बताएं, अगर मक्कल। किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई हम्म, तो तो वो प्रतिष्ठा का प्रश्न होता था हाँ उस दलाल के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दलाल जो शब्द जो है, जो इतना जो हम लोग जैसे कि आप शुरू में बोल दिए कि दलाल के श्रेणी में अगुआ को गिन दिए, नहीं, दलाल भी बहुत प्रतिष्ठित था, लेकिन अब जो है दलाल को इतना गंदा लोग कर दिया, क्योंकि वो पहले पैसा लेता है, हम्म। और रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, और रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके बाद, तो यही जो कहानी है आजकल का एक जो सबसे बड़ा जो समस्या क्या है, लोन वाला सिस्टम, ठीक है,
हम वहां पहुंचना चाह रहे थे, ठीक है। ये सारा कुछ तो एक हमारा क्या कहते हैं उसको, एक डायग्राम है कि ये सारा कुछ होता था पहले, ठीक है, जो कि अच्छा था, जो अच्छी परंपरा थी और जो होना भी चाहिए था, जो कि मतलब कि कोई रिस्क लिया, कोई अगर करवा रहा है तो हमारे लिए फिर खड़ा भी हुआ और हमारा एक मतलब कि साथी बन के खड़ा हुआ और वो हमारे लिए काम भी करता था। और लेकिन आज के दौर में जैसे कि लोन दिलवाने के नाम पे कुछ लोग कहेंगे, आपको फोन करेंगे, कहेंगे कि भाई आपका हम पीएमजेवाई में लोन पास करवा देंगे, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है। दलाल है वही मौजूद, आपको कॉलेज स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर के हर एक चीज तक में नहीं नहीं दलाल वही वहां मौजूद है, लेकिन नहीं, इस दलाल की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है। हाँ, विश्वसनीयता की हम बात कर रहे हैं कि काम करवा, जैसे कि नौकरी की ही हम अगर बात ले लें तो नौकरी में ही प्लेसमेंट जो एजेंसियां हैं, जो प्लेसमेंट जो देती हैं, जो लोगों को जो हायर करती है, तो ये इन लोगों का जो प्रारूप जो बदला है, इन लोगों का जो स्वरूप जो बदल गया, हम्म ये अजीब ढंग से बदला है कि पहले पैसा लेते हैं और पहले पैसा लेने वाले के लिए धीरे धीरे वो चोर बनते जा रहे हैं। हम्म तो उनका जो व्यक्तित्व जो निखर के आया है, और आज का जो युवा जो है, ठीक है, जो हमसे जो 10 साल छोटा है, जो मतलब कि 15 साल छोटा है, वो जो सीख रहा है हमसे, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स से जो सीख रहा है कि पहले जो पैसा लेगा वो चोर है, पहले जो पैसा लेगा वो चोर है। कुछ बच्चों के बात में दिमाग घुस रही है और कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें नहीं घुस रही है। हम्म तो ये बात, ये कितना जायज है कि पहले जो पैसा ले रहा है वो चोर है, और कैसे एसानिएशन करेंगे सामने वाला का कि वो अच्छा है या बुरा है। शुरू में भी हम लोग भी जब जैसे नौकरी के लिए भी जो होता था ना, प्लेसमेंट का एजेंसी भी जो होता था, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता था, सिर्फ आप अपना रिज्यूम और एक तो फॉर्म भर के आते थे उसका, और जब आपकी नौकरी लग जाती थी, जी उसके बाद जब आप 3 महीना नौकरी कर चुके होते थे, जी जी 3 महीना सैलरी उठा चुके हैं जब आप, हम्म तो कंपनी जो होती थी वो उस एजेंट को या एजेंसी को कुछ पैसा देती थी। नहीं, अभी भी जो सही जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि सही प्लेसमेंट जो एजेंसी है, सही प्लेसमेंट एजेंट्स हैं वो आज भी यही तरीका हाँ इस्तेमाल हाँ, करते हैं। यही सेम सेम जो कैंडिडेट है, हाँ, कैंडिडेट से पैसे नहीं लिए जाते हैं, कैंडिडेट से कंपनी से पैसा लिया जाता है, जो बड़ा, कंपनी से पैसा लिया जाता है, और 3 महीने हाँ बाद अगर 3 महीना आप नौकरी कर लिए, हाँ तब वो तीसरे महीने जो है वो पहुंच जाएगा कि हाँ भाई इस कैंडिडेट का 3 महीना हो गया, मेरा आपके पास लगाए थे, इस तीनों कैंडिडेट का 20,000 रुपया हमको दे दीजिए, 60,000 रुपया हो गया मेरा। हाँ, ये परंपरा ठीक भी थी और ये बढ़िया था। लेकिन अब क्या प्रारूप बदला है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट चल पड़े हैं जो कि कहते हैं 1,000 रुपया से मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए, और मतलब कि एक वहां पे बच्चे जाके फंस जाते हैं। उनका क्या क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार से लोन में आईटीआर पहले एसाइनेशन नहीं करते हैं, पहले कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद कहते हैं कि आपका आईटीआर तो कम है, आपको तो लोन नहीं मिलेगा। तो पैसा जो हम जो दे दिए सामने वाले दल्ले को, वो कैसे वापस होगा मेरा। और यहाँ पे जो मेरा जो क्या कहते हैं उसको, चीख पुकार निकलता है, ठीक है, मन से जो उसके लिए द्वेष निकलता है, वो दल्ला में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए दल्ला हो जाता है। इसलिए वो दलाल शब्द निकलता भी है मुख से, ये साला दलाल है। लेकिन जो एजेंट जो शब्द है, जो अंग्रेजी जो हो गया, ठीक है, जो मतलब कि वो अच्छा है, वो मतलब बिचौलिया जो है, ठीक है, माननीय मतलब कि सूचना एवं प्रसारण, पूर्व सूचना एवं प्रसारण सुषमा स्वराज ने कहा था कि इस देश की नींव है बिचौलिए, ठीक है। तो ये एक वीडियो भी है हमारे पास, उसका हमने कटिंग करके रखा है कि जिस समय से जो बीजेपी वाले लोग जो कहने लगे कि बिचौलिया खत्म कर देना चाहिए मंडी से या बाजार से, तो हमने कहा कि बिचौलिया तो रीड है, ये तो आप ही का लीडर बोल रहा था। अब बिचौलिया अच्छा है बुरा है, लेकिन ये इतना ज्यादा बुरा हो गया कि आप मान लिया जाए कि पिस्तौल से कोई गोली मार देता है ना, पिस्तौल बंद कर दीजिएगा, मतलब कि उसका जो प्रामाणिकता है, किसान जो है वो अपना मतलब कि क्या करेगा, वो मतलब कि वो एक तो किसान वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो अपना उपज करेगा कि वो जाके बेचेगा, वो करेगा क्या, उसको तो बिचौलिया चाहिए ही चाहिए भैया, उसको तो पैकार चाहिए ही चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा और प्रोडक्टिविटी कर पाए। उसका प्रारूप आप बदल दीजिए, लेकिन वो तो चाहिए ही चाहिए, हर किसान को चाहिए, वो जरूरत है उसका, उसमें उसका
भाई हिस्सा घटाइए, लेकिन वो उसको खत्म कर देना साफ व्यवस्था से, या फिर मतलब कि पूरा हटा देना कहां तक उचित है? इसको आप कैसे देखते हैं कि कोई चीज अगर खराब है तो उसको अच्छा भी, तो उसके तो अच्छे पहलू भी तो हैं। दोनों पक्ष होता है ना, एक पक्ष देखे दूसरा पक्ष आप देखे ही नहीं। दूसरा पक्ष अगर नहीं देखे हैं, और अब मान लिया जाए कि मेरे घर में एक सीलिंग फैन लगा हुआ है और सीलिंग फैन मेरे माथे पे गिर जाए, तो कल से हम कह देंगे कि अब किसी के घर में सीलिंग फैन नहीं लगाना है। हम मान लिया जाए बस में जा रहे हैं, बस एक्सीडेंट कर गई, तो कल से कह देंगे बस अब नहीं चलेगा। तो ये मतलब कि ये क्या कर रहे हैं? कोई बच्चा गिर गया तो उसको घर से निकलने नहीं दे। ये कुछ इसी तरह का नियम है कि ये क्यों और तो हम अपने बच्चों को आज के दौर में हम अपने बच्चों को कैसे इसको मतलब कि जज करना सिखाएं कि भाई कौन सा जो कौन दलाल है और कौन बिचौलिया है। मेरे ख्याल से तो हम यही कह सकते हैं कि जो पहले पैसा लेता है वो भाई दलाल है, और जो पहले पैसा नहीं लेता है वो बिचौलिया है। आपका इस पे क्या मानना है? कैसे बता पाएंगे जो मेरा बच्चा एकदम समझ जाए इस बात को, अचानक से समझ जाए कि हाँ ये मतलब कि क्या मापदंड क्या हो सकता है? जो आपसे पैसा लेता है वो दलाल है। जो पहले पैसा लेता है, जो किसी भी चीज से जो कमा रहा है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी के पास आप नौकरी करने जाते हैं, तो नौकरी आपको कंपनी तभी देती है जब आपसे वो 5 गुना कमा रही होती है। अगर वो 1 लाख रुपया कमाएगी तभी आपको 20,000 रुपया महीना की सैलरी देगी। 100%। क्योंकि तो यहाँ आपको पे सिर्फ सैलरी उसको नहीं देना है। तब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ठग, ठीक है, ठग और दलाल में कैसे डिफरेंशिएट करें? ये जो ठग जो है, तो दलाल आपको ये सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 1 लाख रुपया उसको कंपनी को क्यों कमाना है आपके काम से, क्योंकि आपको बैठने के लिए वो जितना जगह देगी, उतनी जगह का किराया आप अंदाजा लगाइए उस एरिया में कितना है। आपको पता चलेगा कि वो 10,000 रुपया महीना के आसपास आएगा। ठीक है। एसी फलाना चिलाना ये सारा कुछ जो इंतजाम किया, कंप्यूटर वगैरह जो है हुआ आपके काम के लिए, उस सब की कीमत होती है। तो ये सब मिला जुला करके जो उसका लंबा चौड़ा खर्च होता है कंपनी का, वही हो जाता है 50,000। अब कंपनी अगर खुद कुछ कमा नहीं पा रही है, कुछ उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो भला आपको काम पे क्यों रखेगी? बात तो सही है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे कमा रही है, इसीलिए आपको नौकरी पे रख रही है। तो एक जो ये बात तो होता है, ये बात तो सर ठीक है, ये बात तो हम आपकी समझ रहे हैं। यहाँ पे बस यही चीज ध्यान में रखने की है कि दलाल होता है वो ये देखेगा कि कमा कौन रहा है। कमा कंपनी रही है, नहीं हम नहीं समझे, मतलब कि कंपनी से उसको पैसा लेना चाहिए। नहीं, ये हर फील्ड में, ठीक है, हर फील्ड में। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप अनाज के मामले में आ जाते हैं। नहीं, अनाज का मामला तो सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और उस पे किसान बिल भी चल रहा है, तो उस पे हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उस पे क्या है कि उस पे बड़ा ही अपभ्रंश टाइप से हो जाता है, उड़ाकेश टिकैत, या फिर उसका बड़ा ही एक मतलब कि उसका अच्छा है, उसको आने ही मतलब कहने का मतलब है कि उस कानून को आप लागू होने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खराब है। तो पहले लागू होने दो भाई, उसके बाद खराब होगा तो हल्ला करना ना। लेकिन आप तो उसको मतलब कि आने ही नहीं देना चाहते हैं, मतलब कि लोकतंत्र में एक विचार को आप दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको अगर खराब इफेक्ट अगर उसका पड़ेगा तो आप कहिए कि वापस कीजिए, उसके लिए आप आंदोलन कीजिए, उसके लिए आप संघर्ष कीजिए। कि किसी कानून को लागू ही नहीं देना, ये होने देना किसी भी समाज के लिए तो घातक विषय है ना। ये तो बड़ा ही मतलब कि आप ही की चुनी हुई सरकार है ना वहां दिल्ली में। कहता तो यही है कि हम भी वोट दिए थे। कहता तो यही है, जब कह रहे हैं कि हम ही मोदी को बनाए हैं, तो आप बना दिए हैं, ठीक है, तो बनाए हैं तो फिर जो फैसला लेने के लिए है वो फैसला उसको लेने दो। जो फैसला लेना है हम करेगा तब डिसाइड करना कि अच्छा काम किया कि मान लिया जाए कि उसका अपभ्रंश आपके ऊपर, एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने लगे, ठीक है, तो अगली बार मत बिठाना, हटा देना। आप उसके बाद आंदोलन करो। लोकतंत्र में आंदोलन करने की भी आजादी है, लेकिन किसी भी नियम को आप लागू ही नहीं होने दीजिए, ये गलत बात है। लोकतंत्र में आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, और उसके लिए आप खड़ा हो सकते हैं, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है।
लेकिन आपका शोषण हुआ ही नहीं है। आपको मतलब कि वो बच्चे नहीं होते हैं स्कूल में जिनको पहले जो मतलब कि छड़ी दिखाई जाती है ऊपर से, और उतने में वो कहते हैं बाप रे बाबा मर जाएंगे मर जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है वो किसान आंदोलन का जो मतलब कि मर्म जो है, हम यही समझते हैं कि वो मतलब कि अभी छड़ी पड़ी नहीं है, लेकिन हम अब पहला ही चिल्ला रहे हैं कि हमको पड़ जाएगा। मास्टर साहब का मूड बदल जाए, बीच में नहीं मारे, क्या हो जाए कोई ठीक है, या फिर उस छड़ी का असर आप पे अच्छा पड़ जाए, या फिर धीरे से लगे, या फिर उसका जो दूरगामी परिणाम है वो ज्यादा अच्छा हो जाए, उसको किसने देखा है? और उसको तो किसी ने देखा नहीं है। तो हमारा जो सर कंसर्न है कि जो जमीन की जो दलाली में जो बिचौलिया है, जो जमीन के दलाली, जमीन की दलाली में भी देखिए, जमीन की दलाली में भी कमा कौन रहा है जमीन की दलाली से? जी। तो जमीन जैसे ही आप बेचे और कोई खरीदा, तो खरीदने वाला है वो जमीन से कुछ कमाया नहीं, उल्टे उसका बहुत सारा पैसा जमीन में फंस गया। तो जो बेचने निकला है वो जमीन खरीद करके इतने दिन से रखे हुए था, इसीलिए रखे हुए था ताकि कभी जरूरत पे हम उसको बेच के उससे पैसा कमा सके। जो जमीन बेचने वाला है उससे 2% कमीशन अगर दलाल लेता है तो उचित है। अच्छा एक चीज और, अगर आप दोनों पक्ष से ले रहे हैं तो आप अनुचित पहले ही कर रहे हैं। देखिए दोनों पक्ष से पहले अगर किसी को अगर जमीन मिलता है, ठीक है, और उसको मतलब कि मान लिया जाए आजकल क्या हो गया है रियल एस्टेट के धंधा में, ठीक है, जो रियल एस्टेट जो टूलेट सर्विस या फिर जो ब्रोकर वाले जो लोग सब जो हैं, जो आपको आप ही के एरिया में बोरिंग रोड क्षेत्र में या फिर पटेल नगर इस सब एरिया में जो अपना ऑफिस से खोल के बैठे हुए हैं, पटना की मैं बात बता रहा हूँ, दिल्ली मुंबई की बात तो छोड़ दीजिए, मैं छोटे से ही शहर की, जो भी छोटा सा शहर क्या, पटना को आप गांव समझ लीजिए, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पटना की कितनी स्थिति खराब है। तो गांव, इसको कस्बा कह लीजिए, गांव भी नहीं है। गांव होता है तो गांव के लोग जो है अपने गांव का थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, जैसे कि डूब जाता है। शहर होता है तो शहर में नगर पालिका ध्यान रखती है, यहाँ पे तो और गांव में ग्राम पंचायत आपका ध्यान रखता है। जो कस्बा जो बीच की जगह होती है, न गांव है न शहर बचा। बिल्कुल। तो ये वो हो गया है कि पुराने जमाने में कभी शहर था, अब वो बिगड़ते बिगड़ते खत्म हो चला। अब ये अब भ्रंश बन चुका है, अब शहर न रहा कहाँ सर, कुछ नहीं है ये। तो पहले कभी पाटलिपुत्रा हुआ करता था, पहले पाटलिपुत्र, बिल्कुल। हाँ, अब इसको कोई शहर वहर न कहा जाए तो उचित होगा। जी बिल्कुल। तो ये जो अभी का जो प्रारूप जो आया है, और ये मतलब कि जो पटना में जो दलाली जो सिस्टम है, फिर से आता हूं मैं दलाली पे, कि दलाली का जो सर हो रहा है, और दलाली हम लोग जो देख रहे हैं, वहां पे आपको जाते हैं पहले उस ऑफिस में, तो मान लीजिए रेंटे पे हमको मकान लेना है, तो पहले आपको 1001 रुपया से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। मकान आपको मिले चाहे नहीं मिले, ये 1001 रुपया आपको गया, ठीक है। और ये कितने लोगों से लेते हैं, मतलब कि हजारों लोग रोज उनके ऑफिस में जाते हैं, और हजार हजार रुपया से, और कितने लोग घर दिलवा पाएंगे, कितने लोगों के पास घर है उस एरिया में, मतलब कि ये ऐसा नहीं, ऐसा कोई करने वाला नहीं, उसका कोई इथिक्स नहीं है। खाली होगा आप इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं, खाली होगा तब दिलवाएंगे। मतलब कि ये परंपरा को और दिखाएंगे भी नहीं घर। अभी 15 दिन तक आपको मतलब कि भाई इंतजार करना है, 15 दिन में हम आपको खोज के, ये इस तरह का सिस्टम एक चालू हो गया है, एक शुरू हो गया है। इसमें मतलब कि बड़ा ही पहले पैसा लेके, और मतलब कि और भी चीजों का पहले पैसा, बहुत सारे चीजों का पहले पैसा लिए, जैसे कि आपने बताया कि जा रहे हैं मकान खोजने के लिए, तो उसका पेट्रोल का पैसा, जो उसका जो आदमी जो जाएगा उसको थोड़ा दीजिए कुछ न कुछ, तो ये सारा कुछ खेल चलता रहता है। जब मकान मिलता है तो 1 महीने का किराया दीजिए उसको, ठीक है। ये टूलेट सर्विस की एक मतलब कि एक चेन चल चुका है। तो इसका जो अच्छा जो पहले जो हुआ करता था, पहले भी टूलेट सर्विसेज थी, तो उसमें क्या था कि आपको मकान, छोटा सा जो एजेंट था उसके पास वो उतना वो नहीं समस्या था, वो ले जाता था आपको, दिखा दिया तो हो गया, तो ठीक है कितना हुआ हो, तो आधा महीना का किराया दे दीजिएगा ना, अच्छा वो भी नहीं, अच्छा चलिए ना ठीक है 500,000 रुपया, ठीक है चलिए कुछ खा पी लिया, कहानी खत्म हो गया। लेकिन अभी तो बाप एक बाजार बन गया है टूलेट सर्विस का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह की जरूरतें जब तक रहेंगी और कोई स्थापित व्यवस्था नहीं रहेगी, या आपके पास मकान खाली है तो फलाने जगह रजिस्टर कर दो, अगर सरकार ये प्रबंध नहीं कर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए,
तो भाई दिक्कत तो होगी। अब मान लीजिए कि अगर सरकार ने एक व्यवस्था करके रखी होती कि भैया इस म्युनिसिपैलिटी में अगर आपका मकान किराए के लिए खाली है, ठीक है, तो भाई ये वेबसाइट है, इस पे रजिस्टर कीजिए, इस पे लिखिए कि आपका मकान जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, किस ग्राउंड फ्लोर पे है, किस फ्लोर पे है। इस पे लिखिए कि मेरे मकान का स्क्वायर फीट एरिया इतना है। इसमें लिखिए कि 2 BHK के 3 BHK है, बालकनी है कि नहीं है, ठीक है, छत पे कपड़ा सुखाते हैं, नीचे पार्किंग है, ये और सारा कुछ जो है और आप अपना जो है वो एक वेबसाइट पर फॉर्म है बना हुआ, उस फॉर्म में लिख करके सबमिट करके और जमा कर दीजिए। और साहब इसमें एक और समस्या आती है कि मकान हमने अगर ले लिया आज के डेट में, ठीक है, अभी अगर किसी दलाल के माध्यम से या फिर खुद से ही विजिट करके अभी जैसे कि अनीसाबाद अगर गांव साइड में आ जाइए तो यहाँ टूलेट सर्विसेज नहीं के बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप हमारे दुकान साइड में आइएगा या फिर हमारे ऑफिस साइड में आइएगा तो वहां पे आपको कोई टूलेट सर्विस नजर नहीं आएगा क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। तो वहां पे के लोग जो हैं, ठीक है, वहां जैसे कि रेंट पे कोई लिया मकान तो उसको फिर जो गैस का कनेक्शन है, जो मूलभूत जो उसकी जो एड्रेस जो है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एग्रीमेंट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है या फिर इस तरह का कुछ कोई करवाता नहीं है, न मकान मालिक न टीनेंट, ठीक है, न तो लैंडलॉर्ड को इससे कोई लेना देना है, न टीनेंट्स को इससे कोई लेना देना है, वो रहने लगते हैं। लेकिन समस्याएं फिर बाद में उत्पन्न हो जाती हैं कि भाई हमको जो है सो मतलब कि एड्रेस नहीं है मेरे ये पास, चाहिए वो चाहिए और ये बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल। तो और अब उसके बाद मकान मालिक इसमें देते नहीं। इसमें देखिए, इसमें मकान मालिक की जो टेढ़ी होती है उसकी भी समस्या है जी वो सोचते हैं कि भैया हमारे पास तो पटना में मकान है, हम तो पढ़ते रईस हैं, जी 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 और हमारे पास जो आया है वो तो गरजू जरूरतमंद है, उसको भिखारी की तरह हमको ट्रीट करना है। जी तो ये जो टेढ़ी होती है इसकी वजह से समस्याएं हैं। तो आप टेढ़ी छोड़िएगा नहीं और आप कहिएगा कि आपको बिजनेस करना है, तो भैया बिजनेस तो झुक के होता है, टेढ़ी दिखा करके तो होता नहीं है। ये भी एक बड़ा ही एक मतलब कि तो अगर ये साधारण सी चीज लोग समझने के लिए तैयार नहीं है या कोई समझाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे उसका वोट बैंक बिगड़ जाएगा, स्थानीय जो है लोगों में रिलेशन बिगड़ जाएंगे, या पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है इसीलिए कहना नहीं चाहिए। अगर कोई ये चीज सोच रहा है तो भाई ये समस्या तो होगी और बनी रहेगी। और सर समस्या ये भी है यहाँ पे अभी पंचायत चुनाव को लेके एक मैं समस्या पे आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो टीनेंट्स हैं उनका कोई मतलब कि वजूद नहीं रह जाता है चुनाव के मामले में, और न तो वो अपने घर के कंस्टिट्यूएंसी में जहां से वो रहने वाले हैं न तो वो बेचारे वहां वोट गिरा पाते हैं और न ही ये मतलब कि यहाँ वोट गिरा पाते हैं, पटना में ही गिरा पाते हैं। तो उनका कैसे किया जाए, उनका जीर्णोद्धार की क्या किया जाए उनके लिए। अभी चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया, अभी हमने इस पे यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, तो चुनाव आयोग ने उस पे फैसला लिया कि रिमोट वोटर फैसिलिटी देंगे उसको। हाँ, तो जब भाई आपके पास देखिए आपके मोबाइल से आज की तारीख में आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप चलता है, मान लीजिए हम अगर उठ करके आपकी दुकान में आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कंप्यूटर चल रहा है और वहां पे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर से व्हाट्सएप चला लें, हम एक QR कोड स्कैन मारते हैं और मेरा चलता है ना, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल मेरा ही व्हाट्सएप चलता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि हम जाकर के वहां पे आपका व्हाट्सएप चला लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वोटर ID कार्ड पे अगर आप एक QR कोड बना दीजिए जिसको ले जाकर के वो मशीन पे स्कैन करे और अपना वोट दे दे और जिस कंस्टिट्यूएंसी का है वहां उसका वोट चला जाए, क्योंकि QR कोड के साथ तो ये भी आपके वोटर कार्ड पे लिखा हुआ है कि किस कंस्टिट्यूएंसी का वोटर है वो। हाँ, QR कार्ड सिक्योर्ड भी होता है लेकिन उसमें हैकिंग वाला मामला फिर एंगल घुस जाता है। हैकिंग वाला मामला घुस जाता है तो वो उसको तो एक बत्ती बनाइए और अंग विशेष में घुसेड़ लीजिए और कुछ किया जा सकता है। देखिए सर, हैकिंग वाला जो मामला आप सरकार होते हुए भी अगर हैकर को नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप अपने सरकार होने की एक बत्ती बनाइए और उसको अपने अंग विशेष में घुसेड़ लीजिए। अब बताइए ना सर, हम क्या कहें, ये बड़ा ही एक अजीब तरह का मामला है। और मतलब कि हमारे जो रोज इतने सारे बैंक से ट्रांजैक्शन होते हैं और जब तक जो खाता धारक है वो गलती ना करे
तब तक उसके बैंक अकाउंट से धल्ला नहीं निकाला जा सकता। देखिए सर, चुनाव आयोग भी तो इसमें लाचार हो जाता है, वो भी तो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके भी पैसे तो केंद्र सरकार के ही खाते से आते हैं। तो फिर या फिर उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग भी तो फिर केंद्र के हाथ में है। तो फिर चुनाव आयोग में भी जो कर्मचारी हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं सरकार से। तो फिर जो सत्ताधारी जो है वो तो तो फिर नहीं होगा, तो फिर मान लीजिए, तो फिर हल्ला करने का क्या फायदा है? मतलब कि कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको हल्ला करने का। तो फिर हल्ला करने का कोई फायदा नहीं। अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तो फिर मान लीजिए कि नहीं हो पाएगा और खत्म बात, जाने दीजिए फिर। अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने जो है सो रिमोट वोटर फैसिलिटी का एक खाका तैयार करके केंद्र को भेजा है, ठीक है। लेकिन वो ठंडे बस्ते में केंद्र की ओर से डाल दिया गया, क्योंकि होता क्या है कि वोट में जो वोटिंग सिस्टम में जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइज्ड जब आप करते हैं, जब आप मीट दारू या फिर अन्य प्रलोभन देके जब आप उनको जब अपनी ओर जब खींचते हैं, तो वो बंद हो जाएगा इससे। क्योंकि हम मान लिया जाए कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, पटना से अपने कंस्टिट्यूएंसी में वोट गिरा रहे हैं, तो ये तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हमको कहां से आप खोज नहीं पाइएगा, ये छुपे हुए वोटर हो जाएंगे, ठीक है, अदृश्य वोटर। और इनकी संख्या जो है हर गांव से मतलब कि 90% युवा पलायन कर चुके हैं। आप बिहार में तो आपको पता ही है कि 30% बिहार की आबादी जो है वो बिहार के बाहर है। नहीं, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। सीधे सीधे बिहार के बाहर जो अगर जोड़िएगा ना, हाँ, 30% आबादी तो सर बिहार के बाहर हो गई। और जो और बिहार में सिर्फ मान लीजिए कि अपने गांव के बाहर अगर जोड़िएगा, मान लीजिए कि भाई था वो एक्चुअली समस्तीपुर का था या सहरसा का था और आके कहाँ रह रहा है, तो पटना में रह रहा है तो बिहार में ही। हाँ, लेकिन फिर भी अपने मूल जगह जो उसका जहाँ पे निवास था वहां पे नहीं है। जी 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 जी। और वोटिंग के दिन वो पटना से जा भी नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि गाड़ी चलाना तो आपने मना कर रखा है। सब कुछ मना कर रखा है, उसको रोक देंगे उस पे। लेकिन एक बार हमने इस पे क्रांतिकारी काम किया था कि मोटरसाइकिल के आगे में हमने स्टिकर चिपकाया और कहा कि मैं वोट देने जा रहा हूं, लिख दिया था। मुझे किसी ने फिर रोका नहीं। मैं क्योंकि रोकता तो फिर भाई वहां पे लपड़ झपड़ मारपीट होता हमारे साथ, उनकी हाथापाई होती, क्योंकि हमको वोट के अधिकार से आप रोक रहे हैं। तो ये एक हमने क्रांतिकारी काम किया था एक बार, कि हमने अपने मोटरसाइकिल के आगे में लिखा कि वोट गिराने हम जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं तो कंस्टिट्यूएंसी का उस पे नाम मेंशन किया, और मतलब कि वो लिखा कि फलाने असेंबली में मैं वोट गिराने जा रहा हूँ, इस इलेक्शन के तहत मैं वोट गिराऊंगा, ठीक है। और पटना से मैं निकला था समस्तीपुर अपने गांव में वोट गिराने। तो ये भी एक है रोचक तथ्य, हमने किया है उसको, और कोई हमको नहीं रोका। क्यों रोकेगा? और वो उस दिन तो अब लेकिन ये आप एक मोटरसाइकिल से किए ना, आपके जैसे कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमने छोटी मोटी गांव से छोटी मोटी दुकान पे नौकरी करने के लिए पटना चले आए हैं। जी जी जी। छोटी मोटी कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री में है, कोई कल कारखाने में है जी। वो उस आदमी के पास कहाँ कोई मोटरसाइकिल है और कहाँ कोई वाहन चल रहा होता उस टाइम में जो एक दिन की छुट्टी ले और वोट देने करके चला। और लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया कि भाई गर्दा छोड़ा दिए तुम तो, भाई एकदम क्रांति लाने वाला काम सब करते हो। तो हमको बड़ा मतलब कि ये रोचक तथ्य हम शेयर आपसे करना चाह रहे थे कि ये बड़ा ही रोचक तथ्य है कि देखिए कि किस तरीके से लोग मतलब कि वोट के आजादी, वोट गिराने के राइट से लोगों को वंचित रखा जाता है। और चुनाव आयोग हर बार इस बात का एकदम पुरजोर तरीके से ढिंढोरा पीटता है कि वोट सबको गिराना चाहिए। मतलब वही साहब, यही बात है कि हम कचरे का डिब्बा नहीं देंगे, लेकिन रोड पे कचरा मत फेंको। थूक रोड पे कचरा फेंकने पे आपको फाइन करेंगे और डोंट पैसा आपसे कमा लेंगे। हाँ, डोंट स्पीट हियर। एक बार हम पत्रकार जो आजकल जो तथाकथित पत्रकार हैं, एक पत्रकार का मैं वीडियो देख रहा था, मैं नाम भी लेना उन लोगों का पसंद नहीं करता हूं, हमारे ही समाज से आए, लेकिन नाम उन लोगों का पत्रकार समाज से ही आते हैं, लेकिन नाम लेना भी उचित नहीं है। उनको हम देख रहे थे डाक बंगला पे एक आदमी को पकड़ के कह रहे हैं यहाँ काहे थूक फेंका। अरे हम रहते तो उनको बहुत अच्छा है समझाते कि कहाँ डस्टबिन बनाए हो, एक स्पीट हेयर कहाँ बनवा दिए हैं सरकार ने। जाइए चेन्नई जाके देखिए, जगह जगह पे कचरा का डिब्बा लगा है। हमसे कोई सवाल करे ना, पटक के मारेंगे, पटक के पेल देंगे।
टाइप लोग को, सॉरी, इसको हम काट देंगे। ये इंजीनियर, रोड ऊपर है, पानी नीचे है, अरे इंजीनियर का उसमें भला क्या दोस्त? आप लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग पकड़ के इंजीनियर को मारे। अराजकता फैलाने का काम जब पत्रकारों के द्वारा जब किया जाता है तो बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा ही रोष होता है कि ये किस तरह की पत्रकारिता का क्या स्तर है। गुस्सा आता है, मन से द्वेष निकलता है कि ये मतलब कि करना क्या चाहते हैं, ये उन्माद फैलाना चाहते हैं लोगों में। एक मतलब कि मान लिया जाए कोई हमने कल लिखा था फेसबुक पे, कोई कलेक्टर अगर काम नहीं कर रहा है, उसकी समस्या को जाके समझिए ना भाई, उसके अंदर की बात को जब समझिएगा तो सरकार उसको फंड नहीं दे रही है, कह रही रहे दीजिए ना, समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो उस बेचारे कलेक्टर का क्या दोष है उसमें? उसको फंड सरकार रिलीज करेगी ही नहीं, वो बेचारा काम करेगा ही नहीं। अगर वो मुखर होकर अगर सरकार से अगर बोल दे तो उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग उसको मतलब कि पता नहीं उस पर कौन कौन सा तंत्र लगा दिया जाएगा सर। तो ये इस तरह की पत्रकारिता का एक मतलब कि बहरहाल ये सर, ये तो एक क्या बोलते हैं उसको, वोटर या फिर जो टीनेंट और ये मतलब कि वोट गिराने की बात हो गई। तो ये मतलब कि एक बड़ा ही एक अजीब तरह का समस्या है। दलाल, बिचौलिया, इन सभी शब्दों का जो है हमारे संविधान में, सॉरी हमारे समाज में जो है सो बड़ा ही एक महत्व है। आपका इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जरूरत है ही इन लोगों की और जरूरत रहेगी भी जी आगे भी। जी अगर मान लीजिए आप खेती करते हैं, जी जी तो आप या तो खेती कर सकते हैं जी या आप बाजार में जाकर के दौड़ के देख सकते हैं कि कौन सा चीज किस भाव से बिक रहा है। जी बिल्कुल। इसी का उल्टा कर लीजिए तो या तो आप बाजार में दौड़ भाग करके देख सकते हैं कि क्या चीज का क्या भाव है, जी या आप दौड़ के अपना खेत देख सकते हैं कि कहीं कोई गाय तो नहीं घुस गई, पानी जी पटा है कि नहीं, जी खाद आया कि नहीं। जी जी दोनों बिल्कुल में से कोई एक ही काम देखिएगा। तो आपका जो एक्सपर्टीज है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अगर आपका खेती करना है तो आप बिल्कुल खेती कीजिए। अगर बिल्कुल आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा बेच देना है बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आप उसको बेचने पे काम कीजिए, खेती पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल सही बात। तो तो आप ये कहिएगा कि इसमें से दलाल बुरा था या किसान बुरा था, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। अभी सर इतना देर के चर्चे में मुझे ये समझ में नहीं आया और मैं ये समझ नहीं सका, मेरी ये हो सकती है कि उतनी अच्छी समझदारी ना हो, और मैं समझ नहीं पाया कि मेरे जो आने वाला जो भविष्य है, जो मेरा जो बाल बच्चा है, जो मेरा जो जनरेशन, जो पुराना जो जनरेशन है, जो इस जनरेशन में आएगा, हम पुराने हो जाएंगे, तो वो कैसे इस बात का जजमेंट कर सके कि कौन सा दलाल दलाल है, कौन सा बिचमान है, कौन सा एजेंट है, किसको बिचौलिया कहें, किसको कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस बात का मापदंड हमारे बच्चे कैसे तय करेंगे? नहीं तय करेंगे, वो अपने समय के हिसाब से वो चीज तब तक बदल चुकी होगी। अच्छा, मतलब कि चीजें बदलेंगी, आप इतना आसान्वित हैं? हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास आज की तारीख में शादी.com जैसी वेबसाइट्स होती हैं। जी, शादी.com पहले पैसा लेता है सर, इसीलिए तो दिक्कत है हमको। अब शादी.com जैसी वेबसाइट्स होती हैं, शुरू होती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि भैया एलीट वाले सेक्शन में अगर आपको जाना है तो आप पहले से रजिस्टर कराइए, अगर ऐसे वाले में जाना है तो पहले से रजिस्टर कराइए। ठीक है। तो नेट पे जो है वो पेमेंट पहले और काम बाद में वाला सिस्टम चलता है। पेमेंट पहले और काम में बाद नहीं, कुछ कुछ कि हम आपको 1 महीना के लिए देंगे, हाँ, लेकिन ये प्रीपेड है। तो जैसे हम लोग अपने मोबाइल में करते हैं उसको भी कि मोबाइल सर्विस हम लोग लेंगे लेकिन ये प्रीपेड है। उसको भी सर मोनेटाइज क्यों ना किया जाए? तो हर एक चीज जो है वो प्रीपेड वाला जो सर्विस होता है कि पहले पे करो और उसके बाद सर्विस लो, ये वाला जो सिस्टम है ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा, उनके दिमाग में घुसने लगेगा। नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम भी है ना सर। सर्विस लेने के बाद, प्रीपेड पहले पैसा देने के बाद जियो का नेट चलेगा कि नहीं मेरे घर में? इस पे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं और जियो के कस्टमर केयर को मतलब कि मैंने दिया, मतलब कि उसको मतलब कि पूरा खाए पिए भर दिया है, मतलब कि जो भी आप उसमें गंदा शब्द जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए अपने मन में। तो उन लोगों को जो है कि मैंने बीते 3 महीनों से मैं उससे मतलब कि फेड अप हो गया था सर्विसेज से, और
त्रस्त मतलब कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। तो मैंने मेरे मुख से जो है सो उनके लिए कुछ अपशब्द निकले और उसके बाद फोन रख हमने कह दिया था कि अगर भाई हमारे बातों का अगर मतलब कि अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं पूरे सोशल मीडिया में वायरल करूंगा, इसमें पैसा लगा के मैं ऐड चलाऊंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको कम से कम 50,000 लोगों तक तो पहुंचा ही दूंगा। उसके फोन रखने के बाद ही हमारी 10 मिनट में जियो की सेवाएं इतनी अच्छी हो गई कि 10 एमबीपीएस 15 एमबीपीएस ऐसे स्पीड आ गई। तो ये मतलब कि जानबूझ के सेवाएं गिरा के रखी गई थी या फिर हमारे ही एरिया का पार्टिकुलर फोकस करके तेज कर दिया गया, क्या गया। और तो ये प्रीपेड की व्यवस्था है, प्रीपेड मीटर्स जैसे लग रहे हैं। अब पैसा बढ़ा लीजिए बिजली का और उसमें देख रहे हैं कि वो मतलब कि बिल जो है सो मतलब कि 1 किलो वाट, जैसे कि 1 किलो वाट जो हम लोग जो नापते हैं और नापने का जो पैमाना है कि 100 वाट का बल्ब अगर 24 घंटा जला तो 1 यूनिट उठेगा, यही पैमाना है। तो लेकिन उसको अगर नाप के देखिए आप मीटर लगा के अपने घर में और उसको नाप के देखिए, आपको पूरा खेले समझ में आएगा। या फिर पंखा चला के देख लीजिए, उसका और हो जाएगा। पंखा चलाने के लिए एक डिवाइस आती है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हूं इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि एक डिवाइस आती है जो कि उसको ऑप्टिमाइज कर देती है और उसके बाद वो फिर बिल नहीं उठा पाता है। ठीक है, वो मतलब कहने का सेंस है कि वो मतलब कि बिजली बोर्ड से भी अप्रूव्ड है, उसमें कोई समस्या नहीं है। फ्लैक्चुएशन के कारण जो मीटर जो अप एंड डाउन करता है पहले, लेकिन क्या था कि पहले जो मैनुअल मीटर था उसमें ये नहीं था और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि पहले जो उससे जो मीटर थे उसको बदलने की क्या आवश्यकता आपको आ गई और क्यों आप बदल रहे हैं, पहले का मीटर खराब था क्या जो आज आप नया मीटर लाए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो अविश्वास का और ये प्रीपेड का जो सिस्टम आना, अभी हाल फिलहाल में एक पार्लर में लगाया गया, उसने कहा कि पुराना मीटर भी रहने दीजिए और ई मीटर भी रहने दीजिए। उसको भी हमने एविडेंस के साथ पेपर ऊपर में सब जगह छपा था, तो उसको भी हमने पेपर कटिंग के साथ हमने लिखा कि देखिए क्या हो रहा है। मतलब कि जो पुराना मीटर है उसमें कम रीडिंग और प्रीपेड वाले में एकदम अप्रत्याशित रीडिंग आ रहा है। तो ये साजिश तो नहीं है लोगों को प्रीपेड के नाम पे ठगने की। अब पोस्टपेड में है कि मान लिया जाए कि आप सर्विस नहीं दीजिएगा तो साला हम पैसा नहीं देंगे थोड़ा, ठीक है। लेकिन प्रीपेड सिस्टम में तो पहले तो पैसा चला गया मेरा भाई, हम तो लूट चुके हैं इसमें पहले तो ही। इसका उल्टा भी जोड़िए ना, कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस ले लेने के बाद कहा जाता है कि पैसा नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे। रंगबाजी। अब सर देखिए, हम थोड़ा सा मतलब कि ये किराएदार के हितों की हम बात कर रहे हैं। हम देखिए सर्विस नहीं मिलता है। किराएदार के रूप में आप 10 साल रह गए हैं एक मकान में, उसके बाद कहिए कि नहीं खाली नहीं करेंगे। तो ये तो खैर सर छोटा आदमी जो है, तब वही बात हो गई कि जैसे कि सीए में जो है सो उन मुसलमानों को आप नहीं ला रहे हैं तो उन मुसलमानों का भी हक की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे ही बात हो गई कि आप उन मुसलमानों का भी हक की बात कर रहे हैं कि उन मुसलमानों को भी लाना चाहिए। तो भैया मुस्लिम कंट्रीज में क्या मुस्लिम का शोषण होता है क्या? ये बड़ा ही अजीब तरह का अभी अफगानिस्तान में हो रहा है शोषण, मुसलमानों का ही हो रहा है। तो ये बड़ा ही एक मतलब कि घुमावदार विषय है। ये छोटा आदमी बड़ा आदमी का कैसे शोषण कर सकता है, या फिर समान लोग एक दूसरे का शोषण कैसे कर सकते हैं, या फिर एक ही धर्म और पंथ के लोग दूसरे व्यक्ति का आप छोटा मान रहे हैं, वो छोटा है एक्चुअली कि नहीं है, ये तो बाद की बात है। छोटा और बड़ा देखिए सर, एक जैसे कि एक छोटा उपभोक्ता है वो किसी आप अगर जोड़ जाड़ करके देखिएगा कि शहर के सबसे बड़े डॉन सब कौन कौन थे, सुनिए ना, उसमें से देख करके देख लीजिए कि क्या लोकल कोई नहीं निकलेगा। एक मिनट, आनंद कुमार या फिर शुभेंदु प्रकाश या फिर कोई भी इंडिविजुअल आदमी, क्या धीरू भाई अनिल अंबानी या फिर मुकेश अंबानी से बड़ा हो सकता है अकेले? शोषण कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये आप बताइए ना। जो आपका जो स्टैम्प पेपर घोटाला वाला था या तेलगी था, ये लोग जो किया, ये लोग कोई सरकार वरकार से बड़ा नहीं था। देखिए सर, पोस्टपेड जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें क्या बताया ले लिए पोस्टपेड के, हम ले लिए पैसा तुमसे और उसके बाद तुमको सर्विस नहीं देंगे, चल दिए उठ करके। नहीं तो सर इसमें क्या है कि एक ही महीना और एक महीना के बाद उस सारे कंपनी में ब्लैक लिस्टेड भी हो जाता है अगला बंदा,
उसको फिर पोस्टपेड कनेक्शन मिलता भी नहीं है। और आज तो किया जा सकता है, आधार कार्ड का जमाना है। आपको जैसे लोन नहीं मिलता है सिविल में, वैसे ही अगर आप पोस्टपेड में अगर करके अगर नहीं दीजिएगा तो आपको मोबाइल सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा कर दीजिए आप नियमों को वही, ये तो सर प्रीपेड लाना मेरे नजरिए से वो, ये तो वही बात हो गई कि पुराने डीटीओ वाले सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है सो बीएच नंबर प्लेट ला देंगे। उसको भी ठीक किया जा सकता है, उसको मतलब डिजिटल कर दीजिए, एक क्लिक पे आप मतलब कि यहां से रिक्वेस्ट डालिए और वो डीटीओ अपना काम करेगा, उसमें किसी को जाने की क्या आवश्यकता है। लॉगिन करेगा, अपना लॉगिन आईडी और आधार से अपनी प्रामाणिकता को साबित कीजिए और पैसा इस डीटीओ से उस डीटीओ में ट्रांसफर हो गया। है तो सरकार के ही पास ना, शुभेंदु कोई पैसा थोड़ी नहीं ले रहा है, शुभेंदु या फिर थोड़ी ना पैसा ले लेगा, है तो पूरा का पूरा मामला सरकार के पास। तो उसमें करना तो आसान है कि नहीं सर, ये बताइए। और ये पोस्टपेड वाला जो सिस्टम है उसको भी तो ठीक किया जा सकता है, उसको भी तो सुधारा जा सकता है सरकार के नजरिए से, तो नहीं इसको तो इसी वाले को क्यों सुधारा जाए? हाँ, प्रीपेड वाले को ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया जाए? प्रीपेड वाले को इसलिए इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि ये व्यापारियों के हित में है। व्यापारी पहले पैसा ले लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? व्यापारी के हित में कुछ होते? नहीं दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये दिक्कत ये है कि आप समाजवाद में पढ़े हैं, समाजवाद आपके दिमाग में घुस गया है। नहीं, और समाजवाद कहता है कि व्यापारी शत्रु है आपका। नहीं, इसीलिए खुद भी धंधा चलाते हैं लेकिन बाकी सारे व्यापारियों को देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या मानते हैं। नहीं, मैं बड़े व्यापारियों को ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं छोटे व्यापारियों को ये बात नहीं कह रहा हूँ। जो बड़े व्यापारी, जो टाइकून जो बड़े व्यापारी हैं वो शोषण करते हैं, ठीक है भाई। तो वही शोषण की व्यवस्था तो आप और सिखा रहे थे अभी कि भाई आधार कार्ड तो है ही, इसके पास से लेकर के अगर मतलब पेमेंट नहीं दिया तो किसी भी कंपनी का पोस्टपेड आपको नहीं मिलेगा सिम। हाँ बिल्कुल, आपकी सेवा बंद कर दी जाए। हाँ बिल्कुल कर दिया जाए। ये आप और बड़े जो व्यापारी घराने थे उसको तो शोषण का तरीका बता रहे हैं। किसको शोषण का तरीका बता रहे हैं? क्या अगर मान लीजिए मेरा मोबाइल सर्विस बंद कर दिया गया, उसके बाद हम किसको चिट्ठी लिखें? देखिए सर, मोबाइल सर्विसेज अगर आपकी बंद कर दी गई तो आप पैसा दीजिए उसको, आप पैसा नहीं दीजिए। हाँ, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मेरा 200 रुपया का बिल हुआ, वो कह रहा है कि तुम्हारा 2000 रुपया का बिल। हाँ, तो वो हम कहे कि नहीं, हम 2000 रुपया नहीं देंगे, तो हम उसके लिए वो कहा कि ठीक है, जब तक 2000 रुपया नहीं दोगे तब तक तुम्हारा सर्विस बंद रहेगा। सर्विस हो गया बंद। अब बंद है तो अब हम गए कि भाई एयरटेल वाला मेरा बंद कर दिया सर्विस, अब हम जाते हैं जियो वाले के पास, जियो वाले से सिम ले लेते हैं। जियो वाला बोला नहीं भाई, तुम्हारा तो एक जगह जो है वो पोस्टपेड बंद हो चुका है, इसलिए हम भी तुमको सिम नहीं देंगे। तो अब मेरे पास सिम नहीं है। अब बताइए कि वो हमसे 2000 रुपया जो वसूलना चाहता था, जो बड़ी कंपनी थी जिसके बारे में आप कह रहे थे कि ये शोषण करने के इरादे से ही बनी हुई होती है और बड़ा का छोटा शोषण कैसे करेगा, इसीलिए बड़ा ही शोषण कर रहा था। तो भाई बताइए हमको कि भाई हम अब क्या करें? सवाल का खत्म कर लें तो हम जवाब दे देते हैं। अब हम क्या करें बताइए? अब मेरे पास सिम नहीं है। आप खत्म कर लिए, आपका कहानी खत्म हो गया। बड़े कंपनीज का हित हम बता देते हैं आपको कि कैसे है, और आपका जो समस्या है उस पे भी आएंगे, ठीक है। जो आपका जो सर समस्या है कि आपका सिम कैसे होगा, इस पे आते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी कंपनी जब पोस्टपेड जब सिम देती है तो उसके एवज में एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाती है, अभी के दौर में प्लान के हिसाब से, ठीक है। कि मान लिया जाए कि 1200 रुपए का प्लान लिया तो आपको पहले ही 1200 रुपया डिपोजिट कर देना होता है वहां पे, ठीक है। 1200 रुपया डिपोजिट कर दिए और उसके बाद जो है सो वो पोस्टपेड प्लान आपका पूरा महीने भर चलता है। उसका महीने में जो बिल आता है सो आप देते हैं, उसमें भी 15 दिन का आपको समय मिलता है। ये क्रेडिट कार्ड वाली व्यवस्था है, एक लंबी चलती है, ठीक है। और 15 दिन आप फ्री में सेवाओं का उपयोग करते हैं, फिर आप पैसा देते हैं। तो पैसा तो ऑलरेडी भी जमा है उनके पास, और प्रीपेड जो सेवाएं हैं उसमें पहले पैसा ले लिए, कोई मतलब ही नहीं है ना हम जुड़े नहीं हुए, हम उस धंधे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा एक लगाव नहीं है कि वो ऑपरेटर का भी लगाव नहीं है। मुझे जियो वाले ने कहा कि आपको रहना है रहिए मेरे साथ, नहीं रहना है चल जाइए, हम नहीं देंगे सेवा। अरे मतलब कि कस्टमर का इंपॉर्टेंस घट रहा है। जो खरीदार है, ग्राहक जो भगवान होते हैं, जो शब्दावली जो गढ़ी गई हिंदू समाज में, उसको मतलब कि मूरी मचोड़ के बंद कर देना है, उसको खत्म कर देना है समाज से, ठीक है। और आपका जो समस्या है कि आप कह रहे हैं कहा, उसके लिए सरकार अपना नया नियम बनाए कि अगर किसी को अगर डिस्प्यूट अगर करना है डिसीजन का,
तो वो एक अलग व्यवस्था कर दे कि यहाँ पे आप। हाँ भाई, सरकार अब हमको फोन भी दिला दे। पहले जब हमको सरकार और जो है देखिए वो सर, मेरे लिए गाड़ी का लाइसेंस और का सही और तरीका व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और वो मेरे देखिए, लिए ट्रेन के टिकट का व्यवस्था नहीं और कर देखिए पा रही सर, है, वो मेरे लिए और देखिए हवाई जहाज और बाकी चीजों की व्यवस्था नहीं कर और पा रही है। वो बीएसएनएल नाम की एक सरकारी फोन की कंपनी नहीं चलवा पा रही है, लेकिन हम उससे ये अपेक्षा रखें कि एक निजी कंपनी को वो सही तरीके से चलाने के लिए नियम कानून बना देगी और नहीं उन नहीं, नियम कानूनों का एक नियम, पालन आप भी होगा। आप नहीं समझ रहे हैं। एक ही नियम कानून को हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उपभोक्ता फोरम है ना भाई, वहां पे हर कंपनी का निदान होता है। नंबर एक हाँ, तो अभी उस उपभोक्ता फोरम में जाएंगे तो वहां मेरा मामला कुछ दिन पूरा चलेगा ना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 दिन, कुछ दिन तो चलेगा। पूरा खत्म तो करने उस दीजिए 10 दिन भाई मेरे साहब। पास फोन नहीं रहेगा, यही काहे होगा नहीं ना। रहेगा, काहे नहीं रहेगा? आपके घर में और लोग नहीं है, उनके नाम से कनेक्शन नहीं ले अब सकते हैं क्या? नहीं है, तब मान लीजिए हम पहले ऐसे आदमी अपने परिवार के जो दोस्त कि है, फोन खरीदे, तब तब तो आप सामाजिक है ही नहीं, दोस्त तो होगा। भाई आप समाज की आखिरी कतार में जो आखिरी खरा गरीब आदमी है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तब तो। आखिरी धरा जो है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है साहब, ठीक है। आखिरी खड़ा कतार में आखिरी में खड़ा हुआ जो गरीब आदमी है, पीछे की तरफ खड़ा हुआ है, देखिए दूर सर, है आपसे, इसीलिए आप उसको देखेंगे नहीं। कैसे समाजवादी हैं भाई आप। देखिए मोबाइल जो जो नजदीक में खड़ा है अमीर आदमी है, जिसके पास अपना ही 2 फोन है, परिवार के सब लोगों के पास भी 2 फोन है, उसको आप देख रहे हैं। लेकिन एक जो ऐसा आदमी है जो रिक्शा चलाता था परिवार में, भाई अब पहला फोन लिया कि घर से लोग उसको फोन कर सकें, शहर में रहता है, कहीं पे नौकरी करने आया है या फिर हम्म पैसा कमाने आया है, हम्म उस आदमी का फोन 10 दिन के लिए बंद हो जाता है। अब उसके घर वालों को पता ही नहीं काहे है कि बंद वो हो वहाँ जाएगा? काम कर सुनिए ना रहा है, सर, मर सुनिए गया ना, है या क्या हुआ। सुनिए ना, एक मिनट साहब। काहे बंद हो जाएगा? काहे हम मेरा सवाल है कि आज की जो व्यवस्था है, आज के युग में आनंद सर जी रहे हैं, पहले वाला जमाना गया। पहले एक एक कॉल करते हैं, उसमें हमको मैसेज आता है कि आपका इतना पैसा कटा है, ठीक है। और जियो के ऐप में या फिर किसी भी ऑपरेटर के ऐप में आप जाके देख सकते हैं कि मेरा मैसेज क्या है, और उसमें गलतियां होने का एकदम चांसेस जीरो हो चुका है। वो मतलब कि 99% शुद्धता होती है, हमने भी देखा है इस चीज को। अगर जियो का कनेक्शन अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मेरा डेटा बचा हुआ रहता है। और पर डे वाला पैक हम नहीं लेते हैं, हम जो पैक लेते हैं वो मतलब कि महीना दिन वाला लेते हैं। हम एक दिन में 100 GB समाप्त कर दें या फिर 10 दिन में करें, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उस व्यवस्था में हम जीते हैं, और व्यवस्थाओं को इस तरीके से अपने हिसाब से हमने मोल्ड किया है कि ये व्यवस्थाएं इस तरीके से हो जाए। तो ये तो होने का चांसेस ही नहीं है कि किसी के साथ कोई कंपनी फ्रॉड कर दे। 90 हमने बताया ना कि 90, और आप अभी के दौर में बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि हमारा गलत बिलिंग आ गया। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको मिलेंगे ही नहीं ऐसे लोग कि उनका गलत बिलिंग किसी कंपनी ने की है। तो फिर पोस्टपेड क्यों न लाया जाए? जब गलत बिलिंग जब होगा ही नहीं, संभावना जब नगण्य के बराबर है, हो ही नहीं सकता है। और आजकल तो और प्रतिस्पर्धा भी बाजार में खत्म हो चुकी है। हाँ, तो यहाँ पे फिर वही आपकी वही घूम फिर के वही समस्या है। हम्म पोस्ट पेड कनेक्शन जो गांव से आया है शहर में और ऐसे मकान में रह रहा है जो कि पेपर बनाया ही नहीं, हम्म नहीं नहीं, उसके पास तो कागज है नहीं, तो नहीं नहीं कहाँ से नहीं दिखाएगा नहीं कागज। नहीं नहीं, पोस्टपेड कनेक्शन में उस तरह का नहीं है। हम अगर पटना में बहुत सारे सर नियम बदल चुके हैं। आधार जो आया है ना, उसके कारण ये नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, इसको कुतर्क कहते हैं, अब समझे। इसमें तो फिर आधार कार्ड पे भी सवाल उठेगा नहीं कि नहीं, भैया आधार कोई कार्ड में सवाल, अगर कोई जो सवाल डेटा चोरी और हैकिंग वगैरह वाला जो सारा नहीं नहीं समस्या था, नहीं 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 उसमें सबसे वो पहले तो हल्ले ऐसी बात पे हुआ था कि भाई ये आधार सारा, कार्ड का डेटा चोरी हो जाएगा। देखिए ये सारा कुछ जो है ना, ये सब संभावनाएं हैं, पंखा गिरने टाइप जैसा चीज है, ठीक है, कि घर में बैठे हुए पंखा गिर जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही बात है, वैसे ही बातें आप कर रहे हैं, ठीक है। कैसी बातें कर रहे हैं मिश्रा तो जी? ये अरे सारी बातें आप कर चुके हैं, ये आपका ही सारा है डायलॉग। हाँ, तो आप वैसे ही बातें कर रहे हैं, आप वही ये सारा आपका ही डायलॉग है हाँ, जो भाई। जिस बात को मैं कुतर्क मानता हूं, वही बात आप उसको सुतर्क में एक नया शब्द हमने गढ़ा है आज, सुतर्क, ठीक है। इससे पहले की चर्चा में हम लोगों ने गढ़ा था शब्द डमरू करेंसी, ठीक है। पहले ही बताइए रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है।